हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होने वाला है काफी बेहतरीन और काफी लंबी वैकेंसी है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो अप टू जब तक हमारा जीडी का एग्जाम नहीं लग जाता तब तक हम उस सेशन के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे उन चुनिंदा क्वेश्चन के ऊपर जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर जिन क्वेश्चनों के पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला जो पेपर होगा एसएससी जीडी का, उनके मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सारे एग्जाम्स के बारे में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। तो दोस्तों, आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज के हम हमारे इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। के हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जहां पे कहा गया है कि 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 से ही 1/4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं कहूं कि ये पिछले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो डिप्टॉप पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन है वो बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे दिया गया है 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च से लेकर के हमें दिया गया है 31 मई तक, ठीक है ना, 31 मई तक आपको दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ड्यूरेशन नहीं दी गई है कि आपके पास में समय अवधि इतनी है। अगर समय दिया हुआ होता तो हमारे पास ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल हो चुका होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर यही नहीं कहा गया है कि समय आपके पास इतने साल है। और समय हमेशा क्या होता है दोस्तों, एनुअल होता है, यानी कि वार्षिक होता है। लेकिन हमें दिया गया है एक हिंट, हम यहाँ पे दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि 20 मार्च से लेकर के 31 मई तक, मतलब यहाँ पे जितने भी दिन होंगे ना उतना आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो मार्च के बाद में होगा अप्रैल के बाद में होगा मई, यानी कि कुल मिला के हमें बात करनी है इन 3 मंथ्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डेज किस प्रकार से काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास ये हो गया मार्च का महीना हो गया, मार्च के बाद में ये हो गया हमारे पास अप्रैल का मंथ हो गया, और अप्रैल के बाद में ये हो गया हमारे पास मई का। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे 31 मई तक काउंट करना है, मतलब मई का पूरा महीना यहाँ पे काउंट किया जाएगा, 31 डेज यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। अप्रैल की मैं बात करूँ तो अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30, मतलब पूरा का पूरा अप्रैल काउंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ यहाँ पे मार्च की, तो ध्यान दीजिएगा 20 मार्च के बाद में, तो टोटल अगर मैं कहूँ कि मार्च का महीना है वो 31 दिन का होता है, तो 31 में से अगर हमने यहाँ पे 20 दिन कम कर दिए तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे, 11। तो कुल मिला के हमारे पास जो दिन बने ना वो हमारे पास बन गए 11, 30 और 31, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो 30 और 30 हो गया 60। 60 में जब आप 12 जोड़ोगे ना तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 72 डेज हो जाएंगे, ठीक है ना, 72 डेज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट कर रहे होते हैं ना, तो उस केस में हमारे पास जो भी टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, एनुअल होता है, यानी कि वार्षिक होता है। तो ये 72 डेज है ना, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 72/365 ईयर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक साल के अंदर दोस्तों कितना आपके पास में दिन होते हैं, यानी कि 365 डेज हम मान के चलते हैं। तो जब 72 को मैं 365 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो हमारे पास साल कितने बच जाएंगे, 72/365 हमारे पास ईयर बन जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन कुछ वैसा ही बन गया जैसा हम पिछले सेगमेंट से डिस्कस करते आ रहे थे कि हमारे पास 2400 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, दर हमारे पास 6 से 1/4% है, और समय आपके पास में 72/365 साल है। तो अब आपको बताना है कि बताओ उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है। तो देखो किस प्रकार से हम काउंट करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल गौर से कि जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कि किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2400 रुपए का सबसे पहले आप कितना निकालो, यहाँ पे जैसे ये 1/4% काउंट करके फिर उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही हो जाएगा।
तो आप उस वे से भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, बाकी आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 6 से ही 1/4%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/4। ठीक है। इसके बाद में हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन अभी कितना काउंट किया हमने, 72/365 हमारे पास साल हो गए। ठीक है ना। और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 से। तो आपको पता है कि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना, 6 टाइम हो जाएगा। 5 से जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ना तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 73 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे को 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 30 इंटू 72, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 73 से। ठीक है ना। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास में जो आंसर आएगा ना वो लगभग के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है ना। लगभग वैल्यूज आपको काउंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से कट नहीं पाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 या 21, यानी कि 2160। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 73 से। तो जब इसको सोल्व आउट करोगे ना तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास में लगभग वैल्यू आएगी 29 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल करके आएगी। यानी कि अगर मैं इसको राउंड फिगर में लूँ ना तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 6 से ही 1/4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया ना, वो कितना निकल के आ गया दोस्तों, 30 रुपए। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक्यूरेट वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, जो राउंड फिगर के अंदर 30 काउंट कर लिया जाएगा। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ना, वो कितना बना दोस्तों, 30। यानी कि हमारे पास 6 से ही 1/4% की दर से 2400 रुपए का, यानी कि जो 20 मार्च से लेकर के 31 मई तक का जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारे पास डी बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बिना टाइम खराब किए हम बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का लैसेपे और मैसेपे क्रम से 60 और 5 दिया गया है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमें 10 प्राप्त होता है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम पूरा डिटेल क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, जहां पे लगभग 6 क्लासेस हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे एलसीएम और एचसीएफ, कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, जहां पे आप जाकर के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरा डिटेल तरीके से स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो वहां पे मैंने सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट हो सकता है। कैसे, हमने कहा कि जो भी आपका एलसीएम होगा, जो भी आपका एलसीएम होगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, उनके एचसीएफ से। ठीक है ना। यानी कि दी गई संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। तो हमारे पास एलसीएम कितना है दोस्तों, 60। ये 60 है वो कंप्लीटली तरीके से डिवाइड होगा इनके एचसीएफ से, किससे, 5 से। तो जब 60 में 5 का भाग देंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास 12 आ चुका ना, तो यहाँ पे मैं इस 12 के ऐसे टुकड़े करूंगा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में कि जिनको गुणा करने पर मेरे पास 12 आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल के अंदर वो नंबर्स भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें वही करना पड़ेगा, हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस 12 के मैं टुकड़े करता हूं ना, तो सबसे पहला टुकड़ा होगा हमारा पास एक को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास हो जाएगा 12। उसके बाद में देखो दो को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ सकता है 12। अगर मैं यहाँ पे नंबर लूँ तीन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास हो सकता है कितना, 12। उसके बाद में देखो नंबर आएगा 4 के बाद में वापस 3, तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पेयर किस प्रकार से काउंट करते हैं, तो उस केस में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, मतलब को प्राइम नंबर्स को हम हमेशा नंबर ऑफ पेयर्स के अंदर काउंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हमारे पास एचसीएफ में 1 नहीं होता है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे जोड़े के अंदर काउंट नहीं लेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के वो नंबर्स क्या क्या आ गए, 1 और 12 और 3 और 4। अब मैंने कहा कि जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं निकालनी हो कि बताओ एक्चुअल में वो संख्याएं कौन कौन सी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने ये पेयर बनाए हैं, इन पेयर को आप उनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ एचसीएफ 5 से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा।
और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि यदि एक संख्या, एक आप 5 या 60 दोनों में से कोई भी एक संख्या मान लीजिए, इसको यदि आप 2 से डिवाइड करते हो ना, तो आपके पास में भागफल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं 5 में 2 का भाग दूंगा तो क्या मेरे पास भागफल 10 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 60 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास में भागफल 10 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हम बात करते हैं दूसरे जोड़े के ऊपर। दूसरा जोड़ा है हमारा 3। अगर इस 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 15। और अगर इस 4 को मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 चौके 20। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप 15 में 2 से डिवाइड करोगे ना तो भागफल 10 नहीं आएगा, लेकिन 20 को जब आप डिवाइड करोगे ना 2 से, तो आपके पास में भागफल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास वो एक्चुअल नंबर क्या बने, 15 और 20 बन गए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मुझे बताओ, पहली संख्या हमारे पास कितनी निकली, 20। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 20। तो बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 15। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को है वो बिना टाइम खराबी किए आप इस बिल्कुल इजी और सिंपल वे से सोल्व आउट कर सकते हो, जहां पे बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि जब हम नंबर और पेयर बनाते हैं ना, तो उस केस में हम किस प्रकार से वो एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं वो मैंने कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पूरा पढ़ाया है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। चलो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम का बहुत ही गजब और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपके पास में एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज का आपको टोटल बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, अप टू अगर मैं कहूँ सीजीएल मेंस लेवल तक एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो मेन बात होती है कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज हमें दी गई है कुछ इस प्रकार से, 1 अपॉन यहाँ पे हो गया 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 हो गया, एंड सो ऑन। दोस्तों जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट का नंबर क्या दिया हुआ है, 20 इंटू 20 बाई वाई 1। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। अब गौर कीजिएगा, हमारे पास जब इस प्रकार की सीरीज गिवन होती है ना, तो उस केस में आपको क्या चेक करना होता है, नीचे का गैप यहाँ पे चेक करना होता है कि नीचे का गैप जब आपके पास में ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब 4 और 3 के बीच का गैप ऊपर रखा हुआ है, 5 और 4 के बीच का गैप ऊपर रखा हुआ है, ऐसे ही 21 और 20 के बीच का गैप ऊपर रखा हुआ है, तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना। सीधा और सटीक कॉन्सेप्ट याद रखिए, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और बस आपके इस क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 1/21 हो जाएगा। यहां से जब मैं सोल्व आउट करूंगा तो 21 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसको हम सोल्व आउट करेंगे ना तो 3 7 कितना होता है, 21 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि 6/21। और 6/21 को जब मैं सोल्व आउट करूंगा ना तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 2 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। यानी कि इस पूरी कैलकुलेशन का जो हमारे पास आंसर आया ना, वो कितना निकल के आया, 2/7। कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या चेक करना है, नीचे का यहाँ पे गैप चेक करना है। ठीक है, अगर नीचे का गैप ऊपर पड़ा हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। अगर गैप इक्वल नहीं होता है तो हमें गैप इक्वल बनाना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे जब नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, और जहाँ पे कंप्लीट सीरीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पूरी यानी कि पूरा जो हमारा टेस्टोपीडिया का जो प्ले लिस्ट है उसको पूरी तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो वहां पे आपको सारी चीजें ये मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी प्रॉपर तरीके से हम जब स्टार्ट करेंगे इन चीजों के बारे में तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं स्पेशली एसएससी जीडी के लिए या फिर स्पेशली एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स इन 2024 के अंदर होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक कैलकुलेशन दी गई है, इसको सॉल्व आउट करना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
आप मानते नहीं होंगे, अगर मैं कहूँ जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, वो स्टूडेंट्स एसएससी प्रीलिम्स जो भी एग्जाम्स हुए हैं अप टू मेंस लेवल तक, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ है 2023 में, सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है 2023 के अंदर, तो उन सारे एग्जाम्स के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन है वो आपको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बोर्ड मास के लो से पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फ्री के नंबर है। अगर आपको बोर्ड मास का लो पता है और थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो इन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो दोस्तों, और वो फ्री के नंबर है, ऐसे मान के चलते हैं अपन ऐसे क्वेश्चनों के, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को कि आप क्वेश्चन देखे और छोड़ के चले गए, नहीं भाई, पूरा वर्कआउट करना है इन क्वेश्चनों के ऊपर, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, देखो नंबर लड़ाई है ना, वो एक एक नंबर की होती है, यहाँ पे एक एक नंबर के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले मुझे कुछ ये माहौल थोड़ा अटपटा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चनों को मैं सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करूंगा, ताकि मैं बोर्ड मास का लो है वो इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकूं। अगर बोर्ड मास के लो की मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है ब्रैकेट, तो मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे सोल्व आउट करूंगा। तो 3 को मैंने 5 से गुणा किया 15, 15 और ये कितना हो गया 16, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16/5। फिर हमारे पास डिवाइडेशन हो जाएगा 2/3 ऑफ, यानी कि ऑफ में यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया प्लस 5 थी 15 और 2 कितना हो गया हमारे पास 17, 17/3 हो जाएगा। फिर डिवाइडेशन का साइन हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ऑफ की मैं बात करूंगा, 4 चौके 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17/4 हो जाएगा, माइनस 5 थी 15 और 1 हमारे पास कितना हुआ 16/3 इंटू, उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा 3/4 इज डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया होगा। अब हमें बोर्ड मास का लो फॉलो करना है। बोर्ड मास का लो क्या कहता है कि आपके पास में अगर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, बट ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद में बोर्ड मास के ऊपर बात करते हैं तो फिर नंबर आता है ओ का। तो देखिए ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं उसी मैटर को सोल्व करना चाहूंगा। तो उस मैटर को अगर सोल्व करेंगे ना, तो देखो ऑफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे पहले उन सारे इक्वेशंस को आप सोल्व आउट कर दीजिए जहां पे आपको ऑफ शो हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑफ मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ऑफ का मतलब होता है का। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व आउट करूंगा ना, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से हमारे पास 3 बार कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16/5, और उसके बाद में भाग है, तो भाग को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 3/1 लिख देंगे, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना। फिर इसके बाद में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व आउट करूंगा। तो यहाँ पे 17/5 कितना हो जाता है 85, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 17/3। उसके बाद में भाग ये कितना हो जाएगा हमारे पास 85/4 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई दिख रहा है और डिवाइडेशन दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर भी इनको सॉल्व करते चलता हूँ। तो मुझे बताओ 3/4 डिवाइडेशन, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा या भाग सोल्व होगा? तो सबसे पहले हम सोल्व आउट करते हैं किसको, भाग को। तो भाग को जब हम सोल्व आउट करेंगे ना, तो ये भाग जब गुणा में चेंज होगा ना, तो मुझे बताओ 8/3 से ये क्या बन जाएगा 3/8 बन जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 8/3 की जगह में क्या लिख सकता हूँ 3/8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इंटू ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 3/8 लिख सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक बात? अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से मैं ब्रेक करता हूँ ना, तो 8 से ये कटा हमारे पास कितनी बार 2 बार, 3 से हमारे पास ये कट गया 3, तो कुल मिला के हमारे पास 2 से ये कितनी बार कट गया 2 बार। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितना बचा भाई, इसको हमने सोल्व कर लिया। तो इधर कितना बचा हमारे पास 3 बटे ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, देखो यहाँ से 8 से ये 2 बार कटा था, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, मतलब 3/2 बच गया। इतनी कैलकुलेशन हमने सॉल्व कर ली। अब मैं यहाँ पे सोल्व आउट करूंगा, तो मुझे बताओ ये भाग 3/1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसको भी हम सोल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3/1 से क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम इंटू क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। क्लियर ये बात? तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 3 यहाँ पे मैं सोल्व आउट करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना बचा हमारे पास 16/15 हो जाएगा प्लस। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू करता हूँ ना, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस भाग को जब मैं गुणा में करूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12/85 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 17/5 ये कितना हुआ 85, और 3 चौके ये कितना हुआ 12, मतलब इस पूरी कैलकुलेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4/5, और माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वे से इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 15, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 में लिख सकता हूँ।
तो 15 दूना 30, 16 दूना हमारे पास कितना हो जाएगा 32, प्लस यहाँ पे कितना 6, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और माइनस 2 से 15, 15 तीह कितना हो जाएगा 45। टोटल कितना हुआ हमारे पास 4 2 6 और 3 2 5 56। 56 में से आप 45 कम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 30 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, 11, 11/30, यानी कि इस कैलकुलेशन का जो हमारे पास टोटल आंसर निकल के आया ना, वो कितना निकल के आया 11/30। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको गिवन है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, कुछ हद तक आपको कैलकुलेटिव लगेंगे। जब आप 10-15 क्वेश्चन इस पैटर्न के निकाल चुके होंगे ना, तो ये जो इतना मैंने लिखा है वो आप लिखेंगे नहीं। मैंने कहा 90% कैलकुलेशन है वो आपके दिमाग की होनी चाहिए, और बाकी की बाकी चीजें हैं वो आप कैलकुलेशन के अंदर करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपको टाइम बचाना है और अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, ताकि आप पूरे पेपर को बेहतरीन तरीके से सोल्व आउट कर सको। अब ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मार्क्स का लो से एक क्वेश्चन है वो 100% अप टू जीडी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर कोई भी सीपीयू एसआई का एग्जाम हो, उसके अंदर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन है वो बोर्ड मार्क्स के लो से सेम पैटर्न से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, कैलकुलेशन कीजिएगा खुद के स्तर पे, फिर देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकला हमारे पास 11/30। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 16.80 रुपए है। आपको बताना है कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा, ड्यूरेशन आपको कितना दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन आपको दिया गया है 2 साल। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं बात करूं यहाँ पे एससीआई एंड एसआई के बारे में, सीआई और एसआई के अगर मैं डिफरेंस के बारे में बात करूँ ना, और ये डिफरेंस भी ओनली गिवन हो आपको किसके लिए, ओनली फॉर 2 ईयर, ओनली फॉर 2 ईयर। अगर 2 साल के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात की जा रही है ना, तो आप देखो 2 तरीके होते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करो, साधारण ब्याज कैलकुलेट करो, और दोनों का डिफरेंस ये रखो आप बराबर 16.80 के। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम है होता है ना, वो क्या होता है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी का खेल होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आजकल वो टाइम नहीं है कि आप 3 घंटे मिल गए, 4 घंटे मिल गए, पेपर को आराम से सोल्व आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा स्पीड प्लस एक्यूरेसी के साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से आएगी वो चीज ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं कहूं कि जब भी आप पे डिफरेंस पूछा जाए ओनली फॉर 2 ईयर के लिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 100 इंटू 100 से। बेहतरीन तरीका है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर इजी और सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस कितना दिया गया है 16.80, तो मैं इसको 16.80 यहाँ पे लिख लूंगा बराबर। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया, कोई इशू नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कहाँ पे दी गई है, हाउ मच अमाउंट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है ना, क्वेश्चन अधूरा है, यानी कि यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी इन 2 ईयर फॉर द सेम रेट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज ₹16.80, हाउ मच इज दैट अमाउंट। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो निकाल नहीं सकते। लेकिन सपोज दैट अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दी, कोई एक ऐसा नंबर देख लीजिए जो इससे एग्जैक्टली क्या हो जाए, कट जाए, तो ऐसा नंबर हम कोई सा भी रख सकते हैं। देखो अगर मैंने लिख लिया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज दैट मैंने यहाँ पे रख दिया 10%, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 10% रख दिया, ठीक है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% पुट करता हूँ ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेट कितना लिया हमने 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ये कुछ मिसप्रिंट हो चुका है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट आपको गिवन होती 10%, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो पॉइंट यहाँ से रिमूव करूंगा तो यहाँ पे 00 होगा, मतलब 00 से तो 00 कैंसिल आउट हो गया, इस 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा ना वो बना कितना 1680 रुपए। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी वे से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, ठीक है ना।
यहाँ पे कहीं पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, इस कैलकुलेशन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 1680। अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ली है 10%। अगर इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो अपने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगी तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो मैच कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करने का जो प्रोसेस है वो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा कि जब भी बात करते हैं डिफरेंस की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात है ना, जब बात करें 2 साल की, तो उस केस में आप यूज करोगे P इंटू आर का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। और यही केस अगर 3 साल के लिए होता ना, तो वहां पे हम P इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर इज डिवाइडेड बाई 3 टाइम 100, ठीक है ना। तो वो केस हम यहाँ पे यूज में ले सकते थे। वो आगे चल करके जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम इन चीजों को सोल्व आउट करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का तरीका जो हमने कैलकुलेशन की है वो आपको समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का 10% रख करके अगर मैं सोल्व करता हूं ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1680। ठीक है, पैटर्न समझना है। बाकी क्वेश्चन अधूरा है, तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगी उसका आंसर इस वे से कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास में राइट आंसर इजी और सिंपल तरीके से आ जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। आपको बताना है कि 15वें छात्र की आयु कितनी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी एवरेज की बात आती है ना, तो मुझे बताओ एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते तो मुझे बताओ कि जब भी हम बात करेंगे एवरेज की, तो मुझे बताओ एवरेज है दोस्तों वो क्या होता है। तो जब भी आप एवरेज कैलकुलेट करोगे ना, तो एवरेज हमेशा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि जब आप राशियों के योग को राशियों की संख्या से डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो आपके पास में एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। और सेम वैसे दोस्तों अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं एवरेज से, तो उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं ना, मतलब राशियों का अगर मुझे योग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको मैं डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, उनके एवरेज से। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मुझे राशियों का योग निकालना है, जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि 15 स्टूडेंट है, ठीक है, 15 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है वो मेरे पास 10 है। एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बंटवारा। तो ये जो 10 है ना, वो इक्वली सभी 15 लोगों के अंदर बराबर बराबर है। तो टोटल कितना हो गया 15 इंटू 10 यानी कि 150। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 20 कैंडिडेट है और एवरेज उनका 5 है, तो इसका मतलब ये जो 5 है ना, वो इक्वली सभी 20 स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली डिवाइड है। तो इसका मतलब 20 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100। तो जब भी आप एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो आपके पास में दोस्तों हमेशा और हमेशा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट होके आएगा, मतलब राशियों का योग निकल करके आएगा। अप्लाई करते हैं हम इसको हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु, मैंने कहा 15 छात्र हैं और उनका एवरेज है ना वो कितना दिया गया है आपको, 15 छात्रों का एवरेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 15 है और उनका एवरेज 14 है। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया। तो 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 हमारे पास टोटल कितना हो गया भाई, 15 चौके 60 और 15 और 6 कितना हो गया 21, यानी कि टोटल कितना हो गया 210। मैंने क्या किया, एवरेज को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ये टोटल 15 स्टूडेंट्स का हमारे पास बात हो रही है। अब अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग के जो हमारे 6 स्टूडेंट्स थे, स्टार्टिंग के जो हमारे 6 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज कितना है 15 है। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग के 6 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज हमारे पास 15 है, मतलब टोटल कितना बना 90। और आगे के हमारे जो 8 छात्र हैं इनका एवरेज 13 है। तो मुझे बताओ 8 छात्र हैं, एवरेज 13 है, तो इनका टोटल कितना हुआ। तो 8 3 24, 8 और 2 10, 104। तो मुझे बताओ टोटल 8 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट 14 स्टूडेंट्सों की अगर मैं बात करूँ ना, तो टोटल कितना हो गया भाई 4, 194 बन गया। अब मुझे बताओ अगर टोटल 15 स्टूडेंट्स का जो टोटल था उसमें से यदि मैं इन 14 स्टूडेंट्स का टोटल कम कर दूं, तो मेरे पास जो भी बचेगा वो उस 15वें स्टूडेंट का ही बचेगा। तो 210 में से आप 194 कम कर देंगे, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना वो बनेगा 10 में से 4 घटाया मैंने आया 6, इधर 10 में से 9 घटाया 1,
और बस यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया 16। तो 15वें छात्र का आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास हो जाएगी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ एसएससी जीडी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, तो वहां पे देखो 20 क्वेश्चंस आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, ठीक है, जिनको आप इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। लेकिन 5 क्वेश्चंस ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चनों के अंदर था, हर कोई स्टूडेंट्स कर लेता है ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 15 स्टूडेंट्स का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद में अगले 6 स्टूडेंट्स का और 8 स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करके टोटल को आप घटा दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एज के अंदर से। तो आपके पास में जो भी आएगा ना, वो उस 15वें स्टूडेंट्स का क्या आ जाएगा, एज निकल करके आ जाएगा, मतलब 16 विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसके दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन है ना, आप कोशिश कीजिए बाई ऑप्शन हिट करने की। बाई ऑप्शन आप इन क्वेश्चनों को हिट करेंगे तो ये क्वेश्चन है बहुत हद तक आपको आसान लगने लगेंगे। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अगर हमने कॉपी और पेन का यूज लिया ना, तो मुझे मान के चलिए कि एसएससी तो नहीं निकलने वाला। तो अगर आपको एसएससी क्रैक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा अप्रोच हट के यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हर चीज में हम कैलकुलेशन ना करना पाए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसके दोनों पदों का अंतर हमारे पास कितना हो, 45 हो, दोनों पदों का डिफरेंस 45 हो और प्राप्त मान 4/7 के क्या हो, बराबर हो। मैं एक काम करता हूँ, पहला ऑप्शन में पिक करता हूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन पिक करता हूँ। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन पिक किया 60 और 105, ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने पिक किया 60 और 5, जिसके दोनों पदों का अंतर कितना हो भाई। अगर मैंने कहा पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 45। फिर कहा है और प्राप्त मान जो 45 है वो क्या हो दोस्तों, मान 4/7 के क्या हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बताओ कौन सी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज 45 एंड द वैल्यू ऑफ 10 इज इक्वल टू 4/7। जो भी वैल्यू हो ना वो 4/7 प्राप्त हो। एक काम करता हूँ, मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ। मुझे बताओ पहला ऑप्शन अगर मैंने उठाया 60 और 105, 60 और 105 मैंने पहला ऑप्शन हिट किया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको काटूंगा ना, तो 15 चौके 60 हो गया और ये कितना हो गया, 15 7 105 हो गया, ठीक है, यानी कि 4/7 हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आंसर तो हो चुका आपका, ऐसे मान के चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन में उठाता हूँ ना, तो इनको आप थोड़ा काटिए। तो यहाँ पे मैं काटूंगा तो 5 7 कितना हो गया, ये 35 और ये कितना हो गया 16 पंजे 80, मतलब ये 4/7 नहीं बना पाएगा। ऐसे ही मैं इसकी बात करूँ तो 5 से ये कटा 10 बार और गुनी 5 95, क्या ये हमारे पास 4/7 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4। देखो ये भी हमारे पास 4/7 नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे पास 4/7 बना पाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। चलो मामला खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, दोनों पदों का अंतर आपके पास में कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। मुझे बताओ 105 और 60 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा। तो डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 45, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ ना तो 45 यहाँ पे 45 तो हो रहा है, लेकिन रेशियो हमारे पास 4/7 नहीं बन पा रहा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 45 हो रहा है डिफरेंस, लेकिन हमारे पास रेशियो 4/7 नहीं बन पा रहा। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर भी डिफरेंस आपके पास में 45 बन रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या बनना चाहिए, 4/7 बनना चाहिए, जो केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पेन फ्री मैथमेटिक्स भी यूज करनी पड़ेगी, जहां पे आप टाइम बचा सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है, आपको बताना है 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए ऐसी कितनी प्रकार की ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई देना तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको नंबर पूछे तो आप यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए कि मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे जो भी आपकी वॉल है, ठीक है ना, यानी कि दीवार की माप, इसको आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों किससे, एक ईंट की माप से।
ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से निकल करके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन कैसे करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका आंसर है वो बेहतरीन तरीके से आ सकता है। फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो मुझे बताओ 1 मीटर है, इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लीजिए, या फिर 1 सेंटीमीटर की जगह पे आप रख लीजिए 1/100 मीटर रख लीजिए, दोनों में से कोई सा भी आउटपुट आप यूज में ले सकते हो। फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ ना, तो ध्यान दीजिएगा, दीवार की माप मेरे पास कितनी है, 21 मीटर। या तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा दोस्तों, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो 21 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 21 किसके बराबर हो जाएगा, 2100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इनटू अगर मैं कहूँ 12 मीटर ऊंची है, तो 12 मीटर है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1200 हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा। इनटू 36 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं करने हैं। इसको डिवाइड करेंगे आप, इससे एक ईंट की माप कितनी है हमारे पास, 28 इंटू 18 इंटू 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 से या 18 दूना कितना होता है हमारे पास 36, तो 18 से ये कटा हमारे पास कितनी बार, 2 बार। ठीक है ना, 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार गया, 3 बार। 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कट गया दोस्तों, 400 बार। ठीक है ना, ये मामला यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 7 बार। 7 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 300 बार। और 300 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो हमारा जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30,000। यानी कि इतने प्रकार की ईंटों की आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन है, कुछ हद तक वो यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पे आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पे आना चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से कर सको। तो ध्यान दीजिएगा, इन फ्यूचर जब भी आपके पास में मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखाई देना, तो वहां पे यूनिट का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर यूनिट कन्वर्जन आपने किया है तो क्वेश्चन इजी और सिंपल वे से सोल्व हो जाएगा। तो आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उससे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा किस वे से आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, 3,80,000 रुपए में बेची और 5% की हानि हुई। मुझे बताओ, अगर मैंने कहा कि 100% के अंदर अगर वो चीज खरीदी है, तो 5% के लॉस यानी कि 95% के साथ में इसको बेचा जाएगा। बात क्लियर है, 95% के साथ में बेचा जाएगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको बेचा कितने में गया है, 3,80,000 के अंदर इसको बेचा गया है। ठीक है ना, 3,80,000 के अंदर बेचा गया है। अब क्या कहा गया है कि इसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो भाई 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना आपको, 3,80,000 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे दोस्तों, 95 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 115, 115 से आप डिवाइड कर। तो गुनी 5 कितने होते हैं, 95, और ये कितना हो जाएगा, गुनी दूना 38, यानी कि 1 2 3, और ये हमारे पास 4 जीरो हो गए। 5 से इसको काटूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 46, और फिर आपके पास में 4 जीरो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये लो 4 जीरो मैंने लगा दिया, मतलब 4,60,000 रुपए आपका क्या आ गया, फाइनल आउटपुट आएगा इस क्वेश्चन का। बताओ कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूंगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वन लाइनर हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चनों के साथ में हम मिलेंगे आपसे अगले सेगमेंट के अंदर। तो तब तक आपको कंटिन्यू बने रहना है, और पूरे के पूरे जो सेगमेंट्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां पे जाकर के आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, 2024 के अंदर दोस्तों मैं कहता हूं कि बहुत सारा एग्जाम्स आपको देखने को मिलेगा, और अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में मेहनत की है, तो सिलेक्शन आप है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे, यानी कि सिलेक्शन ले जाओगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।